ओके, सो हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअल में ये कैश का क्या मतलब है। तो देखो, कैश में दो कंपोनेंट आते हैं। एक तो कैश है ही, जिसको आप कैश इन हैंड या कैश एट बैंक बोल सकते हैं। ये तो होता ही है, दिस इज अ सिंपल कैश। बट कैश इक्विवेलेंट्स को भी हम कंसिडर करते हैं कि वो भी कैश है। कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश जैसे हैं। अब कैश जैसे कौन से एलिमेंट्स या कौन से आइटम्स कंसिडर किए जाएंगे? ऐसे सारे आइटम्स जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। रेडिली का मतलब है इमीडिएटली, जिनमें कैपेसिटी है कि वो कैश बनाए जा सकते हैं। और साथ में एक कंडीशन और लगाते हैं उनके ऊपर, जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो है ही, साथ में अगर हम उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे कैश में, तो उसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है। मतलब जो बुक वैल्यू पे दिख रहा है, सपोज 1 लाख रुपए पे कोई असेट दिख रही है, तो वो असेट जब कन्वर्ट की जाएगी कैश में, तो उसकी बुक वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनसिग्निफिकेंट चेंज अलाउड है, बट सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो बुक वैल्यू जो है उतना ही कैश मिल जाएगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन फॉर कैश इक्विवेलेंट्स, राइट? तो कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट्स भी आएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये नाम जो है, ये करंट वर्ड ये तो समझा ही रहा है कि यार ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अब अगर करंट इन्वेस्टमेंट हमें बुक में क्वेश्चन में देखने को मिला बैलेंस शीट में कि कोई करंट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट है, तो उस करंट इन्वेस्टमेंट को मैं कैश इक्विवेलेंट मानूं या ना मानूं? तो उनका ये कहना है, जो जनरल कन्वेंशन चलता है वो ये है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, मतलब जो जनरल इंटरप्रिटेशन बनाओगे वो ये बनाओगे, दे आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी। करंट इन्वेस्टमेंट को आप मार्केटेबल सिक्योरिटी मान के चलोगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब वही है कि जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। मार्केटेबल है का मतलब है कि बाजार में कभी भी जाके इनको बेच सकते हो, राइट? और कैश कन्वर्ट कर सकते हो, एंड हैंस इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। तो किसी भी चीज को अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसिडर करता हूं, इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट, जैसे एक छोटा एग्जांपल, मेरे पास शेयर्स है और वो ट्रेड कर रहे हैं एनएससी या बीएसई पे, तो मैं कभी भी उसको बेच सकता हूं और कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं विदाउट एनी रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू, विदाउट एनी इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस भी नहीं आएंगे वैल्यू में, जितनी बुक वैल्यू पे दिख रहा है उतना ही लगभग कन्वर्ट हो जाएगा वो कैश में। तो इसको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। और करंट इन्वेस्टमेंट अगर हेडिंग के अंडर कुछ वैल्यू लिखी है, इसका मतलब जब तक क्वेश्चन कुछ और स्पेसिफाई ना करे, हम उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी मानेंगे। और क्योंकि हम उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी मानेंगे, इसका मतलब है कि हम तो उसे क्या ले लेंगे? कैश इक्विवेलेंट। तो वो इस ग्रुप का हिस्सा हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है क्विकली? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और वो सारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज या ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, और जब हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे, एट दैट टाइम देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलो, अब हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट के कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट इशू करती है, राइट? इकोनॉमिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो ट्रेजरी बिल्स जो है वो कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कमर्शियल पेपर, ये कंपनियां इशू करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इनको भी कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, है ना? सब्जेक्ट टू कंडीशन, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है चेंज इन वैल्यू की। ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है कि वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है? आगे देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दूसरा पार्ट। आखिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका अगर प्रेजेंटेशन देखें तो देखो, सबसे पहले आप एक फिगर ले लो कोई कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का। अगर कोई चेक एंड ड्राफ्ट है इन हैंड, तो भाई चेक अगर मेरे हाथ में है वो असेट है, ड्राफ्ट मेरे हाथ में है वो असेट है, और वो मैं रेडिली कन्वर्टेबल मानता हूँ, क्योंकि जैसे ही बैंक में लगाऊंगा उसकी डेट पे, अगर वो 3 महीने के अंदर है, और चेक्स तो 3 महीने से ज्यादा के डेट के वैसे भी स्टेल चेक हो जाते हैं, तो 3 महीने के अंदर ही उनकी डेट होती है, ड्यू डेट। तो उस 3 महीने के अंदर होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि ये मार्केट
ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, और अगर ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है ऑब्वियसली इनको कैश इक्विवेलेंट में आना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बात कर ली, जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसिडर करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट को अगर क्वेश्चन ये लिखता है कि नहीं ये मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हम उन्हें कैश इक्विवेलेंट में नहीं रखेंगे, करंट एसेट में रखेंगे। और अगर उन्हें ये लिखा जाता है कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है, या कुछ नहीं लिखा जाता है, साइलेंस होता है क्वेश्चन करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो फिर हम यही मानेंगे कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है और फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स, डिपॉजिट किया है हमने बैंक में और शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब है कि विद इन 3 मंथ हम उस पैसे को निकाल लेंगे, और यहाँ तो वैल्यू में लॉस होने का कोई खास सवाल ही नहीं उठता। अगर हम ये सारी चीजें ऐड कर दें तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर हमें मिल जाएगा। ऐसा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट पे भी करना है और ऐसा हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी करना है कि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। यही सबसे पहली स्टेप होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आप पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, ओपनिंग का भी कर लो, क्लोजिंग का भी कर लो, और जो भी फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर, वो इनका जो डिफरेंस है वो ही आएगा, उसका नेट जो फ्लो निकलेगा वो इनका डिफरेंस ही आना है। हमें बस उसे कंसिडर करना है ऑपरेटिंग से कितना है, इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना है, कहां पे कैश जो है वो इनफ्लो हुआ है, कहां पे जो कैश है वो आउटफ्लो हुआ है, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हमारा पर्पस था। हमने ये सीख लिया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट बोलते किसको है और कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, इस तरह से ही प्रेजेंट कर सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज को हम कैश फ्लो नहीं मानते। कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कैश फ्लो नहीं मानते का क्या मतलब है? अगर मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूं बैंक से, तो अगर समझो कैश इन हैंड है 1 लाख रुपए, या कैश एट बैंक है, अगर मैं इसमें अंतर करने की कोशिश करूं तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही एक ही हेड में आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 1 लाख रुपए बैंक में थे, डिपॉजिट थे, तो हम ये मानेंगे कि हमारा कैश इक्विवेलेंट 1 लाख रुपए। उसमें से 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, अब 80 बैंक में बचे हैं और 20,000 हमारे हाथ में है, दैट मीन्स इन हैंड है। तो 80 एट बैंक है, 20 इन हैंड है। तो 80 और 20 अभी भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जिस ग्रुप का नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 1 लाख अभी भी 1 लाख आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ। तो अगर मैं केवल कैश, ये क्या है, ये कैश मैनेजमेंट है ना, कि भाई मैं बैंक में पैसे रखना चाहता हूँ, ट्रांजेक्शन वहां से करना है, पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कैश में ही होंगे, तो मैंने उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। ये तो कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी है, कहीं फर्म से कैश गया ही नहीं, कहीं फर्म में कैश आया ही नहीं, तो ये कैश फ्लो नहीं है। दीज आर कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लोज। तो विद इन द कैश इक्विवेलेंट स्कोप, विद इन द कैश इक्विवेलेंट सर्कल, उस ग्रुप के अंदर अंदर अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है कि आप जो इन हैंड है उसको करंट इन्वेस्टमेंट में डालते हो, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लेते हो, वो सब यहीं पे आ जाएगा। तो ये देखो, ये वाले कैश भी सारे सेल परचेज जो हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटी के, वो भी कंसिडर नहीं होते कैश फ्लो की तरह। ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने कोई कैश फ्लो किया है। आप हाथ में रखो, बैंक में रखो, या करंट इन्वेस्टमेंट में डाल दो, मार्केटेबल सिक्योरिटी में, चाहे उनसे निकाल लो, ये सब कैश फ्लोज नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। तो जैसे कैश विड्रॉ नहीं होता, वैसे ही कैश डिपॉजिट भी नहीं होता, और सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होते, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हम क्या नहीं मानते हैं, कैश फ्लोज नहीं मानते हैं इनको। इन्हें हम ना आउटफ्लो मानेंगे ना इनफ्लो मानेंगे, क्योंकि फर्म से कैश ना तो गया है ना आया है, और ये एक ही ग्रुप के अंदर मोशन हो रहे हैं, या एक ही ग्रुप के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है कि कैश कभी बैंक में बढ़ जाता है, कभी हाथ में बढ़ा लेते हैं, है तो ओवरऑल आपके पास उतना ही, राइट। ओके, तो ये अब फाइनली हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ते हैं कि 3 एक्टिविटीज में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक होके। तो अभी तक मैंने जो कैश फ्लो में पढ़ाया उसका एक शॉर्ट रिकॉल दे देता हूँ। सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से चलता है, ठीक है। इसमें रूल्स लिखे हैं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है।
दो मेथड्स दी हैं इसमें, जिसमें से डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, डायरेक्ट मेथड में सीधी सीधी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि आपने इस पर्टिकुलर काम के लिए इतना कैश पे किया या इतना कैश मिला। उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी पड़ती थी। इस वजह से डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड को सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि ये स्मार्ट मेथड है। यहाँ पे अकाउंटेंट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता ही है, उसी स्टेटमेंट पे जिसने पे उसने ऑलरेडी मेहनत कर ली है, उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएगा। तो बिना कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो के इंफॉर्मेशन के वो रिवर्स कैलकुलेशन करके कैश निकालेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट मेथड, यही आपके सिलेबस में है। अगर हम बात करें तो हम तीन अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में कैश के फ्लो को एनालाइज करेंगे। ऑपरेटिंग पार्ट के लिए अलग, फाइनेंसिंग के लिए अलग, और इन्वेस्टिंग के लिए अलग। इसके बाद अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो हमारे पास क्या मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। पहली चीज, मुझे दो बैलेंस शीट डेट, एक ओपनिंग डेट ईयर की और एक क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट चाहिए। वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए पूरे ईयर का, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट अवेलेबल है ना, ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। और क्वेश्चन ये सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही हमें देने वाला है, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कहाँ से रिसिट ली है, कहाँ पेमेंट्स किए हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चेंज आया है ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में, उसे वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैंने तो इसे एक ही स्टेटमेंट में समझा दिया था, तुम्हें उसी को ध्यान रखा करो। इसमें रिपोर्टिंग भी होती है और वेरिफिकेशन भी होता है। रिपोर्टिंग होती है एक्टिविटी वाइज, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश यूज हुआ, और वेरिफिकेशन होता है इस बात का कि ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश पे हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कोई मिसिंग कैश नहीं है, राइट। तो ये चेकिंग और स्क्रूटनी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज हमने पढ़ा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है। उसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो आते ही हैं, साथ में ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कवर होती हैं जिनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी वो 3 मंथ से कम पीरियड के लिए होनी चाहिए, इस पे भी टिक लगा होना चाहिए कि 3 मंथ से शॉर्ट है, या 3 मंथ से कम पीरियड में ही वो कन्वर्टेबल है कैश में। और जब वो कन्वर्ट हो रही है या अब रेडीली अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, में अभी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। और जब मैं कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है कि उसकी वैल्यू बदल जाएगी, मतलब जो बुक वैल्यू है और जो मेरे हाथ में कैश में वैल्यू आएगी उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट को लेके हमने क्लैरिटी पढ़ ली कि करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसीडर किए जाएंगे, हैंस वो कैश इक्विवेलेंट कंसीडर किए जाएंगे। और अगर स्पेसिफाई कर दिया कि करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं मानना है, तो फिर उसे करंट एसेट मानना है, फिर उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानना है। कैलकुलेशन कैसे होगा? यही जो सारी चीजें हमने पढ़ी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक और ड्राफ्ट अगर कोई आपके हाथ में है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, या डिपॉजिट विद बैंक्स हैं शॉर्ट टर्म नेचर के, फिक्स डिपॉजिट नहीं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो वो सबको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं। उन सबको ऐड कर दो तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज को हम फ्लो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट के ओवरऑल बैलेंस पे कोई डिफरेंस ही नहीं मिलता हमें। तो अगर मैं पैसा इन हैंड था उसे डिपॉजिट कर दूं बैंक में, एट बैंक था उसे विड्रॉ कर लूं, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, मतलब मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदूं, पैसा दे दूं, और या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच दूं और पैसा ले लूं, तो ये सिर्फ कैश को मैनेज करने की टेक्निक्स हैं। यहाँ पे फर्म की कंट्रोल से, अथॉरिटी से ना तो कैश किसी और को पे किया गया है और ना ही कहीं से कैश हमें रिसीव हुआ है, इसलिए ये कैश फ्लोज नहीं है, राइट। ये सिर्फ कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज है, तो इसको कैश फ्लो नहीं कंसिडर किया जाता। बाकी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।